गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है खनिज पोषण। तो खनिज पोषण की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर जितने भी सजीव प्राणी हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, जितने भी सजीव प्राणी होते हैं, ये सजीव प्राणी बाहर से पदार्थ ग्रहण करते हैं, बाहर से पदार्थ ग्रहण करते हैं। और जो पदार्थ बाहर से ग्रहण किया जाता है, ये पदार्थ इनकी जीवन चक्र को और वृद्धि को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। इनका जीवन चक्र और साथ में वृद्धि दोनों ही सुचारू रूप से चले, सुचारू रूप से चले, इसके लिए आवश्यक होते हैं कि ये बाहर से पदार्थों को ग्रहण करें जो इनकी बॉडी के अंदर नहीं है। और बाहर से जो ये पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं, यही क्या कहलाता है? पोषण। हम खाना खा रहे हैं वो भी क्या है? पोषण। पानी पी रहे हैं वो भी क्या है? पोषण। तो बाहर से जितने भी पदार्थ हम ग्रहण करते हैं अपनी वृद्धि के लिए, अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए, ये सभी पोषण कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विषमपोषी, जो जीव हैं विषमपोषी या परपोषी, और दूसरे होते हैं स्वयंपोषी। जो विषमपोषी होते हैं ये तो अकार्बनिक और कार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों ही पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं। लेकिन जो स्वयंपोषी होते हैं ये केवल अकार्बनिक पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं, केवल और केवल अकार्बनिक पदार्थों को। और ये भी किस रूप में? आयंस के रूप में। ये आयंस के रूप में बाहर से ग्रहण करते हैं, जबकि विषमपोषी या परपोषी को कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही पदार्थों को बाहर से लेना होता है। क्योंकि जो स्वयंपोषी होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों को अपने अंदर खुद ही निर्मित कर लेते हैं। केवल इनको आवश्यकता होती है उन अकार्बनिक पदार्थों की, जो कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के लिए क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो इसीलिए ये अकार्बनिक पदार्थों को आयंस के रूप में लेते हैं। अब खनिज पोषण क्या कहलाते हैं? इन विभिन्न तत्वों को या पदार्थों को जिनको बाहर से अपटेक कर रहे हैं, बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, इनको इनकी उपयोगिता के बारे में जानना कि इनकी उपयोगिता क्या है, इनके कार्य क्या है, और बॉडी में जाके ये किन किन कार्यों को समन्वय कर रहे हैं, किन किन कार्यों को करवा रहे हैं। तो इन सब के बारे में जो होल स्टडी है वो क्या कहलाता है? खनिज पोषण कहलाता है। इनकी उपयोगिता, महत्व, कार्य, न्यूनता के लक्षण, इन सभी के बारे में जो होल स्टडी होती है वही क्या कहलाता है? यहाँ पर खनिज पोषण। तो स्टूडेंट्स, खनिज पोषण के लिए यहाँ पर विभिन्न विधियों को काम में लिया गया प्राणियों के अंदर। और यहाँ पर जो विधि काम में ली गई वो किसके लिए लेंगे? स्वयंपोषियों के लिए, परपोषियों के लिए और विषमपोषियों के लिए नहीं। तो यहां देखते हैं हम खनिज पोषण की विधियां। खनिज पोषण की विधियां, और ये विधियां केवल प्लांट्स के लिए, स्वयंपोषियों के लिए होती हैं, परपोषियों के लिए या विषमपोषियों के लिए नहीं होती हैं। तो ये खनिज पोषण जो ले रहे हैं, अपटेक कर रहे हैं, इनके क्या महत्व होते हैं, उन महत्वों को समझने के लिए तो यहाँ पर विभिन्न विधियों को काम में लिया गया। फर्स्ट देखते हैं पादप भस्म विश्लेषण। पादप भस्म विश्लेषण।
पादप भस्म विश्लेषण के लिए क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट को जड़ सहित उखाड़ते हैं। कोई भी प्लांट है, ऐसा तो नहीं है कि हम नीम के अंदर करेंगे, नहीं, ऐसा प्लांट जिसको हम आसानी से जड़ सहित उखाड़ सके। तो ऐसे छोटे प्लांट्स को हम जड़ सहित उखाड़ते हैं, उसको जल से अच्छे से धोते हैं। यहाँ इसको धोते हैं और धोने के बाद में इसको सुखाते हैं। तो सुखाने के लिए हम यहाँ ब्लॉटिंग पेपर का यूज करते हैं। पहले धोएंगे ढंग से, जिसके उसके अंदर मिट्टी के कोई भी कण अवशेष यहाँ पर ना रह जाए। उसके बाद में यहाँ उसको सुखाएंगे और सुखाने के लिए यहाँ पर ब्लॉटिंग पेपर का यूज किया जाता है, जिससे यहाँ पर नमी ना रह जाए। उसके बाद में इसका वेट करते हैं। इसका वेट करते हैं और इस वेट को क्या कहते हैं हम? ताजा भार। अब यहां पर इसका जो वेट आता है, ये वेट कहलाता है ताजा भार। अब इस ताजा भार वाले प्लांट को 100 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? इसको हीट देते हैं और हीट देने के बाद में इसका आता है ड्राई वेट। पहले आ रहा था इसका ताजा भार और अब आ रहा है इसका ड्राई वेट। एक बार तो यहां पर वेट को देख लिया कि इसका कितना वेट है। 100 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने के बाद में अब इसका वापस से वेट लिया, तो ये कहलाएगा ड्राई वेट। तो बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक जो यहां जल का अंतर आता है, ये अंतर होता है 40 से लेकर के 95% तक, क्योंकि जब इतने पर हम इसको हीट देंगे तो यहां जल क्या निकल जाएगा? बाहर। यहां जल बाहर निकल जाएगा और यहां इस कंडीशन में 40 से 95% जो जल का अंतर आएगा वो ड्राई वेट में आएगा। इसका मतलब है यहां पर अधिकतर जल क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब इस प्लांट को, ड्राई वेट वाले प्लांट को क्या करेंगे? मफल फर्नेंस, ये क्या है? भट्टी होती है विशेष प्रकार की, और जिसका टेम्परेचर होता है 600 से लेकर के 700 डिग्री सेल्सियस। 600 से लेकर के 700 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां इस प्लांट को गुजारते हैं तो यहां पर हमको भस्म प्राप्त होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पादप भस्म। यहां पर हमको केवल पादप की भस्म प्राप्त होगी। और इस भस्म में से, क्योंकि यहां 2 प्रकार के होंगे, एक तो वाष्पशील पदार्थ होते हैं और दूसरे होते हैं अवाष्पशील। वाष्पशील पदार्थ CO2, जल, नाइट्रोजन, ये सारे ऐसे पदार्थ हैं। अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन के यहाँ विभिन्न स्वरूपों में अमोनिया का भी निर्माण होता है। ये सभी यहाँ से जब मफल फर्नेंस से गुजारते हैं तो ये वाष्पित हो जाते हैं। उसके बाद में जो अवाष्पशील पदार्थ रहते हैं, विभिन्न प्रकार के आयंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम, जिंक, यहाँ जितने भी उपस्थित होंगे, अब वो कहाँ उपस्थित होंगे? इस एस के अंदर, इस भस्म के अंदर। अब इस भस्म का हम विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में हमको मिलते हैं। इन पदार्थों की मात्रा प्रत्येक प्लांट में अलग अलग होती है। वो वातावरण के आधार पर, मृदा में उपस्थित तत्वों के आधार पर और उस पादप की प्रकृति के आधार पर यह मात्रा सबकी अलग अलग मिलती है, क्योंकि सभी मृदाओं में सभी तत्वों की मात्रा समान नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम
भस्म का विश्लेषण करके प्लांट के अंदर पाए जाने वाले खनिज तत्वों को या खनिज तत्वों के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं कि कौन कौन से खनिज तत्व उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट थे। वाष्पशील उड़ गए और अवाष्पशील उस भस्म में उपस्थित रहेंगे। सेकंड होता है बालू संवर्धन। बालू संवर्धन, इसको रेत भी कह सकते हैं, बालू भी कह सकते हैं। यहां क्या करते हैं कि यहाँ पर बालू या रेत जो मरुस्थल में हम खूब देखते हैं उसको लेते हैं, मोटे कण वाले को। इसको रेत को लेंगे, इस रेत को लेकर के, क्योंकि ये अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, लवण भी उपस्थित हो सकते हैं, तो इसको लेकर सबसे पहले क्या करेंगे, जल से प्रक्षालित करेंगे, मतलब पानी से धोएंगे। जब इसको जल से प्रक्षालित करते हैं तो यहां से जितने भी साल्ट होते हैं वो सब कहां हो जाते हैं, बाहर। साल्ट यहां से बाहर हो जाएंगे। अब इस रेत को वापस लेंगे और यहां किससे धोएंगे, सॉरी उपचारित करेंगे, HCl से उपचारित करते हैं। तो यहां इसकी जो बेसिक प्रकृति थी, जो क्षारीयता थी, बेसिकसिटी दूर हो जाएगी, बेसिकसिटी दूर हो जाती है। पहले हमने रेत के अंदर से अम्लीयता को या उसमें लवणता को दूर किया, किससे, जल से प्रक्षालित करके। उसके बाद में इसी रेत को हमने क्या कर दिया, इसी रेत को हमने वापस HCl से उपचारित कर दिया, तो इसके अंदर अब अम्लीयता भी नहीं है, सॉरी क्षारीयता भी नहीं है। तो इसका मतलब हमने रेत को क्या कर लिया, न्यूट्रल, बिल्कुल उदासीन कंडीशन पर कर लिया। अब इस रेत को ले जाकर के यहां हम किसी गमले में भर देते हैं, और ये गमला क्या होता है, चीनी मिट्टी का, चीनी मिट्टी का गमला होता है, और जिसमें प्रॉपरली छिद्र उपस्थित होते हैं। इसमें जाके इसको हमने भर दिया और यहां पर हमने एक प्लांट को लगा दिया। अब यहां जो हमने प्लांट यहां लगाया है, इस प्लांट में यहां अब हम विलयन तैयार करेंगे, और इस विलयन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। प्लांट को जितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता जितनी मात्रा में, क्वांटिटी में होती है, वो सभी इस विलयन के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो यहां इसको देंगे समय समय पर जैसी आवश्यकता होगी। बालू है, बालू के अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी तो होती नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ जल्दी दिया जाता है। तो अब इस पादप की जो वृद्धि होगी इसको देने के बाद में, वो कहलाती है कंट्रोल ग्रोथ, या फिर इसको कहते हैं कंप्लीट प्लांट, पूर्ण पादप। यहां पर ये प्लांट कंप्लीट प्लांट या पूर्ण पादप कहलाता है, और ये ग्रोथ क्या कहलाती है, कंट्रोल ग्रोथ कहलाती है, क्योंकि यहां ये सब कुछ हमारे कंट्रोल के अंदर हो रहा है। और यहां पर कंट्रोल ग्रोथ और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर जो सॉल्यूशन इसको दिया जा रहा है, प्लांट के लिए जो जो चीज आवश्यक होती है वो सभी चीज यहां पर मौजूद हैं। अगर यहां 1, 2 या अधिक तत्वों की हम कमी कर दें, इस विलयन में तत्वों की कमी कर दें, और उसके बाद में इस सॉल्यूशन को यहां दें, इस विलयन को यहां दें, तो जिन तत्वों की यहां पर कमी होगी उनका प्रभाव प्लांट पर साफ दिखाई देगा कि कौन कौन से तत्वों की कमी है और उनके प्रभाव क्या है। तत्वों की कमी तो हमें पता है क्योंकि हमने किन किन चीजों को सॉल्यूशन में नहीं डाला है। जो चीज सॉल्यूशन में नहीं है उनके क्या प्रभाव प्लांट पर आ रहे हैं,
उनकी न्यूनता के कौन से लक्षण हैं जो प्लांट पर शो हो रहे हैं, तो यहाँ हम उनका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बालू संवर्धन से कंडीशनों को अपने अकॉर्डिंग या अपने हाथ में लेकर के हम विभिन्न तत्वों की कमी का अध्ययन प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विलयन संवर्धन। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड देखते हैं हम यहां पर विलयन संवर्धन। विलयन संवर्धन विलयन संवर्धन में क्या करते हैं, एक कांच का पात्र लेते हैं। यहां पर एक हमने कांच का पात्र लिया, इस कांच के पात्र को इस प्रकार से व्यवस्थित किया हमने कि यहां पर प्लांट्स को लगा दिया। पूरे ही यहां इस पात्र को हमने ब्लैक पेपर से ढक दिया। यहां ये कांच का पात्र है पूरा की पूरा, इस कांच के पात्र में अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है और ये जो चारों तरफ लगा हुआ है ये ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर है। ऊपर ये प्लांट लगा हुआ है और यहां पर एरिएशन के लिए, फॉर एरिएशन, बातन के लिए यहां पर हमने क्या किया, एक नली को लगा दिया। तो यहां पर जो हमारा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने प्लांट के लिए जो नेसेसरी होते हैं सभी पदार्थों को लेकर के जो सॉल्यूशन बनाया था, उस सॉल्यूशन को कहां भर दिया, इसके अंदर भर दिया, इस कांच के पात्र के अंदर भर दिया और चारों तरफ से इसके ब्लैक पेपर लगा दिया और ऊपर की साइड में हमने एयर टाइट, ऐसा यहाँ एयर का ज़्यादा वो ना रहे, एयर टाइट यहाँ पर एक डाट लगा दी जिसमें प्लांट को फिक्स कर दिया और एरिएशन के लिए, बातन के लिए हमने यहाँ एक निर्वात नलिका को फिक्स कर दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ब्लैक पेपर लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि यहाँ जो सॉल्यूशन है उसके अंदर शैवाल ना पनपे, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। इसको अगर हम धूप में रखेंगे, जहां भी ये रहेगा प्रकाश संश्लेषण करेगा तभी इसकी ग्रोथ होगी, तो धूप में ही रखेंगे इस पूरे के पूरे सिस्टम को। तो यहाँ शैवाल अगर पनप गई तो इसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, उसको रोकने के लिए हमने इसके चारों तरफ ब्लैक पेपर लगा दिया। नेक्स्ट, अब इसकी जो हमने डाट लगाई है ऊपर एयर टाइट, इसकी वजह से अंदर क्या, ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो यहाँ हम ऑक्सीजन देने के लिए यहाँ एक नलिका लगा देते हैं, निर्वात नलिका, जिसके जरिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन देते हैं और साथ ही साथ यहाँ एक कीप के जरिए आवश्यकता के अनुसार सॉल्यूशन देते हैं। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, पूर्ण पादप या कंट्रोल पादप और दूसरा होगा अपूर्ण पादप या अनकंट्रोल पादप। अगर हमने कंप्लीट न्यूट्रिशंस दे रखे हैं, क्योंकि हमको पता है कि विलयन में हमने कौन कौन से न्यूट्रिशंस को मिक्स किया, कितनी मात्रा में किया है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ग्रोथ प्रॉपरली हो रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है, प्रकाश प्रॉपर मिल रहा है, तो वो ग्रोथ कहलाती है कंट्रोल ग्रोथ। पादप कहलाता है कंट्रोल पादप, पूर्ण पादप।
जो अपूर्ण पादप होते हैं, यहाँ हम इनकी तत्वों की कमी के कारण जो प्रभाव होते हैं उनको जानने के लिए, ऐसे ही बालू संवर्धन में किया था हम लोगों ने, वही जल संवर्धन में भी करेंगे। तो यहाँ पर उन तत्वों की कमी को जानने के लिए यहाँ कुछ पदार्थों की कमी कर देंगे और उसका प्रभाव प्लांट के ऊपर शो होगा। तो किस तत्व के कारण कौन कौन से प्रभाव शो होते हैं उनको यहाँ पर देख के हम स्टडी कर सकेंगे। तो यहाँ विलयन संवर्धन के द्वारा भी हम जो तत्व हैं उनकी कमियों के जान सकते हैं, कमियों को के कारण जो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर जान सकते हैं। एंड लास्ट जल संवर्धन। फोर्थ, जल संवर्धन। जल संवर्धन में यहाँ मिट्टी नहीं है, मिट्टी तो हमने विलयन संवर्धन में भी नहीं ली थी, तो मिट्टी नहीं होती। जो मिट्टी रहित संवर्धन होता है वो जल संवर्धन कहलाता है, जिसको हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं, जिसको हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। विलयन रहित संवर्धन मिट्टी रहित संवर्धन जल संवर्धन कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। यहाँ हाइड्रोपोनिक्स के लिए, जल संवर्धन के लिए कुछ बातें होती हैं, कुछ रखरखाव होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जरूरी रखरखाव होते हैं। अगर हम किसी पादप को हाइड्रोपोनिक्स के अंदर उगा रहे हैं, जल संवर्धन किसी पादप का हम कर रहे हैं, तो उस जल संवर्धन के लिए यहाँ पर कुछ बातों को यहाँ पर होना जरूरी है, उनको जानना जरूरी है और उनके ही अकॉर्डिंग यहाँ पर जल संवर्धन होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, आज हम उस टाइम में हैं जहाँ पर विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो यहाँ पर बड़े लेवल पर हाइड्रोपोनिक्स के जरिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को यहाँ पर उगाया जाता है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाया जाता है। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर जल संवर्धन कर रहे हैं, इस संवर्धन के लिए जो यहाँ विलयन की जो पीएच है, विलयन की पीएच ये समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विलयन की पीएच असमान हो जाए, क्योंकि इस जल के अंदर हम बार बार विलयन देंगे। तो यहाँ जितना भी विलयन है, इस कंप्लीट विलयन की पीएच समान होनी चाहिए। यहाँ पर सभी विलयनों का ऑस्मोटिक प्रेशर समान होना चाहिए। यहाँ जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर देंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी अंतर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा विलयन का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर नियत होना चाहिए और समान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ विलयन का टेम्परेचर अलग है और कुछ विलयन का टेम्परेचर अलग है। यहाँ पर बिल्कुल समान होना चाहिए। पोषक तत्वों की, जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं, पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए, प्रचुर होनी चाहिए। अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो यहाँ पर उसके लक्षण शो होंगे और प्लांट की ग्रोथ यहाँ पर रेगुलर नहीं होगी, सामान्य तौर पर नहीं होगी। इसलिए पोषक तत्वों की मात्रा भी प्रचुर होनी चाहिए। वातन अच्छा होना चाहिए, एरिएशन, वातन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर इस विलयन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो यहाँ पर ग्रोथ भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन होगा और वो जड़ों के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर वातन भी अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर भी नियत और समान होना चाहिए। सभी विलयन, यहाँ हम जो न्यूट्रिशंस दे रहे हैं, क्योंकि टाइम टाइम पर देने होंगे वो हमें, तो उन सभी का ऑस्मोटिक प्रेशर समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार कुछ था दूसरी बार कुछ है, तो वो भी ग्रोथ को प्रभावित करेगा। पीएच भी समान होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे प्रकाश है,
हवा है, इस हवा में CO2 भी होगी जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होगी। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर नियमित रूप से, रेगुलर रूप से प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इन सभी को जब कंट्रोल कंडीशन होगी तभी यहाँ पर जल संवर्धन में पादप की ग्रोथ अच्छी होगी, तभी जाके पादप रेगुलर और अच्छी मात्रा में ग्रोथ करेगा। अब इस जल संवर्धन का उपयोग क्या है, लाभ क्या है? अगर हम जल संवर्धन, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जल संवर्धन के द्वारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स को उगाया जाता है, तो यहाँ पर इसके लाभ क्या क्या है? यहाँ पर जितनी भी कंडीशन है वो अंडर कंट्रोल होती हैं। यहाँ जितनी भी कंडीशन है वो अंडर कंट्रोल होती है, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा होती हैं। तो यहाँ पर जो पोषक विलयन है, जो पोषक विलयन है, इस विलयन को हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देंगे, पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। यहाँ पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होंगे, यहाँ पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। जो सॉल्यूशन है इसको समय समय पर चेंज करेंगे, ये समय समय पर चेंज होता है। तो यहां इस सॉल्यूशन में विषैले पदार्थ एकत्रित नहीं होंगे, विषैले पदार्थ एकत्रित नहीं होते हैं। जब सॉल्यूशन समय समय पर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर विषैले पदार्थ भी एकत्रित नहीं होते हैं। मिट्टी के अंदर नहीं है तो निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं है, निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं है। खरपतवार भी नहीं रहेगी, और ये सारी चीजें नहीं हैं तो प्लांट्स यहाँ पर अच्छे प्रकार से ग्रोथ करेगा। तो इसलिए यहाँ जो हाइड्रोपोनिक्स होता है, यहाँ अगर हम किसी भी प्लांट को ग्रोथ करा रहे हैं तो उसकी ग्रोथ एक कंट्रोल वातावरण के अंदर होती है, और यहाँ उस कंट्रोल वातावरण का भी ध्यान रखा जाता है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर बिल्कुल समान होनी चाहिए और यहाँ पर उनसे क्या लाभ हमको हो रहे हैं। तो यहाँ इस विधि में हम तत्वों की कमियों को भी देख सकते हैं, जैसे पहली 3 में देखा था, और एक बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर यहाँ हम प्लांट्स को उगा भी सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो खनिज पोषण की हमने अब तक जो विधियां पढ़ी हैं, जिन खनिज पोषण की हम बात कर रहे हैं, तो ये खनिज पोषण का आधार क्या है? इस आधार पर इन खनिज पोषण को आवश्यक, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है 11th-12th के अंदर कि 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व और अधिक मात्रिक तत्व, जिनकी आवश्यकता अधिक होती है, मैक्रो और माइक्रो, जो अधिक संख्या में काम आ रहे हैं। तो इन तत्वों का आधार क्या है, किस आधार पर हमने इनको सेलेक्ट किया है? तो स्टूडेंट्स, इनके जब आधार की हम बात करते हैं तो इनके आधार के लिए जो कुछ बातें थी वो 2 साइंटिस्ट थे, एक तो अर्नोन थे और इनके साथ दूसरे साइंटिस्ट इनके सहयोगी थे। इन दोनों ने 3 बातों को यहाँ पर बताया था कि अगर ये 3 बातें किसी भी तत्व के लिए सही हैं तो ये वो तत्व प्लांट के लिए आवश्यक तत्व होगा, और अगर ये तीनों बातों पर फिट नहीं बैठ रहा है तो वो उस तत्व के लिए आवश्यक, उस प्लांट के लिए आवश्यक तत्व नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर किसी तत्व के कारण या किसी खनिज पोषक के कारण, तत्व या खनिज पोषक पादप की कायक या लैंगिक वृद्धि रुक रही है, जीवन चक्र सुचारू रूप से नहीं चल रहा है,
या तो उसकी कायिक वृद्धि रुक जाए, या उसकी लैंगिक वृद्धि रुक जाए, या जीवन चक्र सुचारू रूप से नहीं चले इस तत्व या खनिज पोषक के कारण। दूसरा, अगर इसकी कमी है तो ये कमी इसी खनिज तत्व के कारण, इसी खनिज पोषक के कारण दूर हो, पोषक के कारण दूर हो। और तीसरा, कोई अन्य इसे रिप्लेस ना कर सके। अगर ये तीनों किसी भी खनिज तत्व पर, खनिज पोषक पर सही बैठती हैं तो वो प्लांट के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। अगर उसकी वजह से कायिक या लैंगिक वृद्धि रुक रही है, जीवन चक्र सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो वो आवश्यक है। अगर इसी के कारण, इसी को देने पर ये सारी कमियां दूर हो रही हैं तो आवश्यक है। और दूसरा, इसको किसी अन्य के द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। अगर प्लांट को यही दिया जाएगा तो उसकी कमियां दूर होंगी, अन्यथा किसी अन्य के देने पर ये कमियां दूर नहीं होंगी। तो ये खनिज तत्व आवश्यक है। इनकी अनिवार्यता का जो आधार था, ये अर्नोन ने और इसके साथियों ने इनके आधार पर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से खनिज तत्व हैं और उनकी क्या क्या उनकी कमियां और कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं।